वेलकम टू माय चैनल एमआर ब्लेंडर। आज हमारा ब्लेंडर का पार्ट 3 ट्यूटोरियल सीरीज है जो कि पार्ट 2 से रिलेटेड है। पार्ट 2 के अंदर हमने ब्लेंडर का यूजर इंटरफेस का ओवरव्यू किया था, जिसमें हमने प्रॉपर्टी पैनल का ओवरव्यू नहीं किया था। पार्ट 2 के अंदर मैंने मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। जो नए यूजर्स हैं वो पहले पार्ट 2 की वीडियो को देखें, जिसमें मैंने टूल्स, 3D व्यू पोर्ट। पार्ट 1 के अंदर मैंने व्यू पोर्ट नेविगेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बेसिक चीज़ें जितनी भी थी मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन की हैं। आज हमारा सिर्फ पार्ट 3 का जो मकसद है वो प्रॉपर्टी एडिटर का ओवरव्यू करना है। ठीक है, इसके अंदर मैं 3D व्यू पोर्ट की जो सेटिंग्स हैं जो ऊपर वाली बार में आपको शो हो रही हैं, इनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इनका क्या यूज़ है, किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है। सीन क्या है, इसके अंदर व्यू लेयर्स क्या है, आउटलाइनर है। आउटलाइनर के बाद आप यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले मोड है, सर्चिंग क्या है, फिल्टर्स क्या है, और यहाँ पर कलेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी एडिटर की। यहाँ पर आप सबसे पहले टूल देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि टूल एक्टिव टूल एंड वर्कस्पेस सेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स के जो भी हम यहाँ पर वर्क करेंगे ये इससे रिलेटेड है, और एक्टिव टूल इसके अंदर जो जो है ये उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सिलेक्ट बॉक्स, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर नाम से वो शो कर रहा है सिलेक्ट बॉक्स। इस वक्त हमारा जो टूल सिलेक्ट है वो सिलेक्ट बॉक्स का सिलेक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं इसको 3D कर्सर पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बाय नेम आपको उसकी सेटिंग्स भी चेंज कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेक्ट बॉक्स को समझते हैं। सिलेक्ट बॉक्स बेसिकली क्या है, वो नाम से शो हो रहा है कि सिलेक्ट बॉक्स मीन्स के आप चीज़ों को इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपको जो बॉक्स सिलेक्ट आ रहा है कि ये बॉक्स सिलेक्ट है, लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं। सिंपल स्पेस के अंदर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो डिसलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर शॉर्टकट है, सिंपल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पर सर्कल सिलेक्ट का जो ऑप्शन है वो बाय नेम चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका रेडियस कितना हो सर्कल का वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये एक्टिव टूल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो डब्ल्यू प्रेस करूंगा दोबारा से तो यहाँ पे लास्ट को, यहाँ नाम शो हो रहा होगा आपको लास्ट को। ये लास्ट को सिलेक्शन बेसिकली होती है जब हम बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर रहे होते हैं। ये अपने हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। मैं दो चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, दो हो गई हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन से रिलेटेड टूल है सारे। नेक्स्ट आता है ट्वीक। ट्वीक होता है मैं कैमरे को ट्वीक करना चाहता हूँ, ये देखें। ठीक है, चीज़ें आसान है, आसान लफ्ज़ों में सीखनी है। इसका सर्कल अगर मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो वो भी हो जाएगा। इसी के अंदर मैं फिर डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो वापस अपने सेलेक्ट बॉक्स वाले सेटिंग में आ जाऊंगा। नेक्स्ट इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा ट्रांसफॉर्म, मतलब मैं चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ अपने व्यू पोर्ट के अंदर, वर्क स्पेस के अंदर। ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म करना, ये सॉरी लाइट सेलेक्ट थी मेरी। ओरिजिन मैं अपने क्यूब को पहले सेलेक्ट करूंगा, उसके अंदर ये ओरिजिन है तो उसको मूव करता हूँ मैं। देखें सिर्फ ओरिजिन इफेक्ट करेगा, मेरा क्यूब मूव नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के अंदर एक्टिव टूल में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, वापस अपने लोकेशन में ओरिजिन को लेके आता हूँ। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव होगा अपने ओरिजिन के साथ। ठीक है, सिंपल पहले वाला जो आपको नजर आ रही है एक्टिव टूल से रिलेटेड है, इसके अलावा इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसके अंदर आप देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, यहाँ पर मैं रोटेट करता हूँ, अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। इस बार के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है। यहाँ डिफॉल्ट जो ब्लेंडर ने हमें दिया है इसके अंदर मैं मूव किस तरह कर सकता हूँ, सी डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर, और एक्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि मैं इस तरह से इसको, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर मैं इसको मूव कर सकूं तो ये नहीं हो रहा। उसके लिए मुझे यहाँ पर ग्लोबल ग्लोबल ये बेसिकली यही है जो सिलेक्ट है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर लोकल में। यहाँ पर भी देखें सेम टू सेम वहाँ पर वो अपनी सेटिंग्स चेंज कर रहा है बाय नेम। अब यहाँ पर एरो भी आपको शो करवा रहा है कि किस डायरेक्शन के अंदर आप इसको मूव कर सकते हैं। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या है, मूव से रिलेटेड है।
सो नेक्स्ट ये वही चीज़ है जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा था। सर्कल सेलेक्ट लास्को एंड एक्टिव टूल ट्वीक, वही चीज़ है जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया। सो उसके बाद आप देखें रोटेशन है। मैंने रोटेशन को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बाय डिफॉल्ट जो मेरा सीन था ब्लेंडर का वापस उसी में वापस आऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबरिंग का कॉलम है। यहाँ पर देखें ये एक्स डायरेक्शन है, इसको मैं सॉरी एक्स रोटेशन एक्स डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है, रोटेट हुआ है, तो उसको मैं सिफर कर दूंगा। ये वापस अपनी रोटेशन में अपने लोकेशन में वापस आ जाएगा। सो यहाँ पर आपने समझा कि एक्टिव टूल बेसिकली क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसके अलावा अगर मैं मॉडलिंग वाले सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी टूल को सिलेक्ट करता हूँ, तो एक्सट्रूड रीजन वही सेम टू सेम सेटिंग वहाँ पर उसकी चेंज कर देगा अपने टूल के हिसाब से। यहाँ पे बेवल है, लूप कट है, जो भी मैं चेंज करता हूँ तो उसी के लिए यहाँ पर आपको एक्टिव टूल बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये सारे टूल है। जो भी मैं टूल को एक्टिव करूंगा उसका नेम, उसकी सेटिंग सब कुछ यहाँ पर चेंज होगी। ओके, नेक्स्ट टैब आप देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि रेंडर रेंडर प्रॉपर्टीज, मतलब रेंडरिंग क्या होती है। सबसे पहले आप ये समझें कि ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि रेंडर, अगर हम इमेज को रेंडर करना चाहें तो यहाँ पर हम इमेज को रेंडर करेंगे। अगर हम रेंडर एनिमेशन करना चाहें तो यहाँ से हम रेंडर एनिमेशन करेंगे। यानी किसी भी प्रोजेक्ट को हम सेव करना चाहते हैं उससे पहले हमें उसे रेंडर करना पड़ेगा। जो भी हम रेंडर में जितनी भी सेटिंग है उसके थ्रू जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, फाइनल हम उसको रेंडर करेंगे। रेंडरिंग के लिए हमें यहाँ से पिक्चर रेंडर इस तरह से होगी। और अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई एनिमेट होगी, मतलब कोई एनिमेशन हो मेरे पास, तो मैं सिंपल यहाँ पर आई प्रेस करता हूँ। यहाँ पर लोकेशन एंड रोटेशन की फ्रेम मैंने ऐड किया और यहाँ से मैं 30 फ्रेम पर आया और अपने ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा जी डायरेक्शन में लेकर गया। सिंपल आई प्रेस किया, लोकेशन एंड रोटेशन, एंड फिर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। अपने पहले की फ्रेम मूव करता हूँ 50 पे, देन इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। ठीक है, फिर आई प्रेस करता हूँ एंड लोकेशन एंड रोटेशन की फ्रेम। यहाँ से मेरा ये क्यूब थोड़ा सा एनिमेट हुआ है। ठीक है, सो अगर मैं अपनी पिक्चर को एनिमेट करना चाहूँ तो सिंपल F12 से मेरी पिक्चर एनिमेट होगी। यहीं पर अगर मैं अपने एनिमेशन को रेंडर करना चाहूँ तो आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरी एनिमेशन रेंडर हो चुकी है। आपको ये समझ आ गया कि रेंडरिंग बेसिकली क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि रेंडर इंजन है। सबसे पहले सिलेक्ट है यहाँ पर ईवी। इसके अंदर 3 इंजन है, वर्कबेंच, साइकिल। हम ईवी को पहले एक्सप्लेन करते हैं कि ईवी बेसिकली क्या है। ईवी के अंदर यहाँ पर है सैम्पलिंग। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि रेंडर के लिए कितने सैंपल यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं और व्यू पोर्ट के लिए कितने। व्यू पोर्ट जो मेरा ये व्यू है उसके लिए है और रेंडरिंग के लिए ये है। यहाँ पर पढ़े हैं आपके रेंडर सैंपल्स, रेंडर नंबर ऑफ सैंपल्स पर पिक्सल्स फॉर रेंडरिंग। मतलब पिक्सल्स होते हैं हमारी एनिमेशन के अंदर या पिक्चर के अंदर, जितने ज़्यादा उसके अंदर सैंपल होंगे उतनी ही वो उसके अंदर जो नॉइज़ है वो कम होगी, मतलब उसकी क्लैरिटी कम होगी और उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होगी। इन फ्यूचर हम समझेंगे बेसिकली ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये ऐसे समझ नहीं आएगा। ये आप सिर्फ ये समझें कि ये टैब है किसके लिए, सिर्फ रेंडरिंग के लिए। इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, ब्लूम है, डेप्थ ऑफ फील्ड, कैमरे से रिलेटेड है, स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली क्या है। जी जी जेड डायरेक्शन के अंदर मूव किया और यहाँ मैं पहले प्लेन ऐड करता हूँ, उसको स्केल करता हूँ, सिंपल एस प्रेस करता हूँ और लेफ्ट क्लिक करूंगा तो वो वहीं पर स्केल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को ऑन करता हूँ, इस पहले क्यूब को कोई कलर करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ से मैं हल्का सा इसको कलर करता हूँ रेड, देन मैं यहाँ पर प्लेन को थोड़ा सा कलर करता हूँ ब्राउन। यहाँ आप नोट करें स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए मुझे क्यूब को भी इमिशन कलर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें प्रिंसिपल BSDF बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक शेडर सेलेक्ट है। मतलब ये शेडर है किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को शेड देने के लिए। ठीक है, कलर देने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको इमिशन सेलेक्ट करता हूँ। ये सारे शेडर, इनका डिफरेंट यूज है। अभी हम बात कर रहे हैं इमिशन से रिलेटेड, तो इसको हम इसकी स्ट्रेंथ 10 करते हैं।
अभी देखें कि इसके ऊपर स्क्रीन रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन का, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देखें वहाँ से स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। अगर ऑन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्शन दे रहा है वो। सो इसी तरह ब्लूम नहीं हो रहा, मतलब ये मैंने इसको इमिशन किया है लेकिन ये ब्लूम नहीं कर रहा इसको। सो मैं इसको टिक करता हूँ, मार्क करता हूँ, तो देखें ये ब्लूम भी हो रहा है। इसकी सिंपल कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पर। थ्रेशोल्ड जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना कम होगा, जितना मैं कम करूंगा तो उसकी जो लाइट है वो बढ़ेगी। तो उससे आगे ये रेडियस है, कितना मैंने इसका रेडियस बढ़ाना है। एंड ये सेम थ्रेशोल्ड से रिलेटेड ही है, मतलब पहले मैं थ्रेशोल्ड देखूंगा कितना रखना है, तो उसके बाद मैं यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सिंपल इसके अंदर सेटिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं सारी की सारी। इसके लिए एक लास्ट पर देखें, यहाँ पर आप ब्लूम स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, यहाँ पे कलर, मतलब मैं कोई थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पर देखें ये चेंज हो रहा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड, ये फिल्मिक। अगर यहीं से मैं मूव करता हूँ ईवी से साइकिल के अंदर, यहाँ आप नोट करें ये थोड़ा सा अच्छा व्यू है इसका, ये रियलिस्टिक व्यू देता है इसके अंदर, लेकिन सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आप देखें व्यू पोर्ट के अंदर वहाँ पर कितने थे, यहाँ व्यू पोर्ट के अंदर 16 सैंपल है, लेकिन यहाँ पर व्यू पोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि 1024 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए सिस्टम का, CPU GPU। यहाँ पर CPU का मैं ग्राफिक कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ मेरे पास ग्राफिक कार्ड है कौन सा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रेफरेंसेस, यहाँ से आप सिस्टम पर आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं NVIDIA GeForce RTX 2060 सुपर, मेरे पास ये ग्राफिक कार्ड है। CPU मेरा क्या है, इंटेल कोर i7। सो डिवाइस जितनी अच्छी आपकी होगी उतना ही आप 3D पे अच्छा वर्क कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन कैसी है और यहाँ पर स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन कैसी है, ठीक है। ये साइकिल है, लेकिन साइकिल के अंदर आप देखें कि यहाँ पे ब्लूम का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे ये सेटिंग्स चेंज है, ठीक है। यहाँ पे डी नॉइज की, जितना भी आपको नॉइजी नॉइजी नजर आ रहा है ये डी नॉइज इसको करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करें, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पर डी नॉइज हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल रेंडरिंग के अंदर भी आपको शो करवाएगा नॉइज थ्रेशोल्ड, डी नॉइज। तो ये सेटिंग्स है, इसको अगर मैं 200 पे करूंगा तो मैंने पर पिक्सल 200 सैंपल सेलेक्ट कर लिए, वहाँ पर 64 थे, तो उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ेगा ये रेंडरिंग में। अगर मैं F12 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सैम्पलिंग की जो पर एक फ्रेम के अंदर, ये मेरे फ्रेम जो एनिमेशन में आपको नजर आ रहे थे, तो ये मेरी पिक्चर सेव हो चुकी है। इसको अगर मैं सेव करना चाहूँ, सेव एज, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर, तो इसको मैं सिंपल एन प्रेस करता हूँ, डेस्कटॉप पर नहीं करता, मैं इसको लोगो एनिमेशन में जाकर सेव करता हूँ, जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहें। यहाँ पर मैं सिंपल एम प्रेस करता हूँ और ये मेरी पिक्चर मेरे एक फोल्डर के अंदर सेव हो चुकी है। यहाँ पर मेरा फोल्डर है रिकॉर्डिंग लोगो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर सेव है, ठीक है। यहाँ पर देखें कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है, क्योंकि ये मैंने साइकिल में सेव किया। तो ये हमारे वर्क फ्लो पे डिपेंड करता है। बेसिकली आपको समझाना ये चाह रहा था कि ये बेसिक इसका काम क्या है। इस टाइप का काम है सिर्फ आपकी पिक्चर को रेंडर करना या एनिमेशन को रेंडर करना, बाकी सारी इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। इसमें अगर आप देखें कलर चेंज करते हैं तो एक बहुत अच्छा व्यू देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके सैंपल्स कम है जिसकी वजह से ये ऐसा व्यू दे रहा है। अगर मैं इसके सैंपल बढ़ाता हूँ और फिर इसको रेंडर करता हूँ तो ये बहुत अच्छा व्यू देगा। 4096 इसके जो बाई डिफॉल्ट रेंडर ने सेलेक्ट किए होते हैं। अब इसको अगर मैं रेंडर करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन पिक्चर वही है। सिर्फ और सिर्फ मैंने उसको इसकी सेटिंग्स में थोड़ी सी चेंजिंग की है। यहाँ से आकर इसको मैंने फिल्मिक से स्टैंडर्ड किया, तो आप पिक्चर की क्वालिटी में डिफरेंस चेक करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप सैंपल देख सकते हैं 4096 है टोटल,
और आगे वो सैम्पलिंग उसको कर रहा है, लेकिन एक पिक्चर की क्वालिटी वो हमने इम्प्रूव किया है, लेकिन उसको सेव करने में टाइम ले रहा है। साइकिल और ईवी में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ईवी नॉन रियलिस्टिक है और साइकिल जो है वो एक रियलिस्टिक रेंडर इंजन है। उसको पहले रेंडर होने दे, फिर मैं आपको सेव करके दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ क्या। सेम फोल्डर के अंदर ये देखें एक पिक्चर में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सैम्पलिंग इसमें हमने बहुत ज़्यादा चूज़ की है। अब ये रेंडर हो चुका है, इसको सेव करते हैं सेम फोल्डर के अंदर। लोगो से, तो अगर मैं जाकर उसको दोबारा लोगो वाले फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों का डिफरेंस है। ये जो हमने स्टैंडर्ड में किया है, कलर मैनेजमेंट में चेंज किया जाकर, ये हमारा जो था वो फिल्मिंग फिल्मिंग स्टैंडर्ड, ये डिफरेंस है। ठीक है, वो कलर मैनेजमेंट की जो सेटिंग है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको चेंज करना चाहते हैं, किस तरह से उसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट वैसे ही जैसे ब्लेंडर का था उसको फिल्मिंग पे करता हूँ। ये हमारा सीन इस वक्त वापस आ चुके हैं हम सीन के अंदर। सो बाकी की सेटिंग हम इन फ्यूचर समझेंगे। अभी फिलहाल मैं आपका इसका ओवरव्यू कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ करता हूँ और शेडर जो मेरा था इसको मैं ऑफ करता हूँ। यहाँ से जो मेरा बाय डिफॉल्ट मैंने पहले सेलेक्ट किया था उसी को मैं करता हूँ। यहाँ पर मैं कलर करता हूँ रेड, क्यूब ब्लू। नो, लिंक कर गया इसके साथ। टैब प्रेस करूंगा, न्यू, यहाँ पे मैं इसको पिंक कर देता हूँ, ये रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको असाइन कर देता हूँ। मैं दोबारा टैब प्रेस करूंगा तो मैं वापस अपने इसके अंदर सीन के अंदर आ चुका हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा आउटपुट प्रॉपर्टीज। आउटपुट प्रॉपर्टीज के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पर वो हम जो आउटपुट जो भी हमें चाहिए, सपोज मुझे रेंडर की जो क्वालिटी है यहाँ पर आप देखेंगे रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए उसकी 1080। ये बेसिकली 1920 और 1080 ये रेशो है। जो हमारी स्क्रीन होती है मोबाइल या कंप्यूटर की या टीवी स्क्रीन, वो उसकी एक रेशो होती है 16:9। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है। इसके अंदर और सेटिंग्स में आप यहाँ देखेंगे टीवी पाल जो पहले ज़मानों में आती थी चीज़ें, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी रेशो है। 4:3 16:9 रेशो टीवी पाल के अंदर भी है। तो ये सारी रेशो है इसके अंदर। अभी कौन सा सिलेक्ट है हमारे पास, ये HD टीवी। ठीक है, अभी हमारे पास ये सिलेक्ट है। अगर हम चाहते हैं 4K वीडियो बनाना तो यहाँ पर आप देखेंगे 4K अल्ट्रा HD टीवी, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इसको 4K में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है अपनी क्वालिटी को खुद। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट रेंडर रीजन, इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इतने हिस्से को रेंडर करना चाहूँ मेरे कैमरे के अंदर। मैं कैमरे व्यू में आता हूँ, Ctrl+0 प्रेस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस कैमरे के व्यू में रहूँ लेकिन मैं इतने हिस्से को सिर्फ रेंडर करूँ। ठीक है, ये उसके लिए है। नेक्स्ट देखें आप 24 FPS। 24 FPS बेसिकली FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड। अभी ये बाई डिफॉल्ट 24 पे है लेकिन 30 पे हम रखें तो देखें आप नीचे एनिमेशन से इसका यहाँ नीचे आप टाइम लाइन में देखिएगा स्पीड्स, ये 24 FPS है। एंड इसको अगर मैं 60 FPS करता हूँ जिसकी स्पीड बढ़ रही है। अगर मैं 240 FPS करता हूँ तो इसकी और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। अगर मैं इसको कम करूँगा फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है, इसका ये मतलब है 23.9 ये स्मूथ हो जाएगा। अब आप देखें, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितने फ्रेम पे अपनी वीडियो सेव करनी है एनिमेशन। सो उसके बाद आता है फ्रेम रेंज। फ्रेम रेंज बेसिकली क्या है, यही है सेम सेम। ये स्टार्ट फ्रेम है, ये एंड फ्रेम है। कहाँ से मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, फ्रेम 1 से अपनी एनिमेशन को, और कहाँ पर मैं इसको एंड करना चाहता हूँ। मतलब मेरी जितनी लेंथी वीडियो होगी तो इसके फ्रेम उतने ही बढ़ जाएंगे, उतना ही हमारा टाइम ड्यूरेशन जो है इसका बढ़ जाएगा रेंडरिंग का। वो हमने सेटिंग यहाँ से करनी है कि हमारी रेंडरिंग की जो एनिमेशन की टाइम की सेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, ये हम फ्रेम से हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाई डिफॉल्ट ब्लेंडर ने 250 को सेलेक्ट किया होता है, ये हम 250 पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे वो फोल्डर आउटपुट फोल्डर की सेटिंग मांग रहा है कि कहाँ पे आपने इसको सेव करना है।
सो वो आपको फोल्डर जो भी हमने सेलेक्ट करना कर लेंगे। उसके बाद पीएनजी ये पिक्चर फॉर्मेट है, सारे के सारे जेपैग पीएनजी ये सारे के सारे पिक्चर के फॉर्मेट है। और यहाँ पर आप देखें मूवीज ये मूवी लिखा हुआ तो ये मूवीज के हैं, एवीआई जेपैग एवीआई रॉ और एफएफ एमपेग वीडियो ज्यादातर लोग यही करते हैं, तो आप इसी को सिलेक्ट करें। कलर मैनेजमेंट है इसके अंदर सेम वही ओवर राइड करेंगे और हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। सो इससे नेक्स्ट आप देखें कि वीडियो एनकोडिंग में है यहाँ पर कंटेनर, आप कंटेनर सेलेक्ट करेंगे MP4 में ज़्यादातर वीडियो होती हैं इसी फॉर्मेट के अंदर, सारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आप जाएं, इसको आपने नहीं छेड़ना, आप फिलहाल इसमें इसके अंदर आप देखें कि हाई क्वालिटी करना है लो क्वालिटी करना है, जो भी इसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है, ठीक है, परसेप्टिव लॉसलेस एंड इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप सिंपल हाई क्वालिटी करें, मीडियम क्वालिटी करें या लो क्वालिटी करें, मैं इस वक्त करता हूँ हाई क्वालिटी। तो इसको अगर सेव करना चाहूँगा तो अब इसके नेक्स्ट आता है तो ऑडियो। अगर मेरे इसके अंदर मैंने यहाँ से कोई ऑडियो सेलेक्ट की हुई है, ऑडियो ऐड की हुई है इसके अंदर, साउंड मेरा यहाँ पर फोल्डर होगा डेस्कटॉप के अंदर ऑडियो का, ये रहा। यहाँ से अगर मैं कोई भी ऑडियो सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑडियो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं लेआउट में आता हूँ कि मेरी एनिमेशन के साथ ऑडियो चले, तो मेरी एनिमेशन के साथ ऑडियो चल रही है, ठीक है। आप लोगों को शायद आवाज़ ना आए लेकिन ऑडियो चल रही है। इसको मैं इसकी नेक्स्ट क्या सेलेक्ट करना है मैंने इसके अंदर, ऑडियो AAC, मतलब पिक्चर के साथ हम इसको MP3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी हमने जिस भी फॉर्मेट में ऑडियो को रेंडर करना है, लेकिन वीडियो के साथ आप इसमें आए AAC को सिलेक्ट करें, आपकी वीडियो के साथ आवाज़ आएगी, ठीक है, साउंड की। तो ये सिंपल ये आउटपुट से रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं हम लेयरिंग में। लेयरिंग में क्या बेसिकली है कि हम इसके अंदर लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं हम इसके अंदर। मिसाल के तौर पर मैं प्लेन को डिलीट करता हूँ और ऑब्जेक्ट को वापस अपनी लोकेशन में लाता हूँ। यहाँ से मैं और ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, कोई यूवी स्फीयर GY की डायरेक्शन में, फिर ऐड करता हूँ एक और मैश सिलेंडर GY की डायरेक्शन में, GY ऑपोजिट साइड, ठीक है। सो ये मैंने दो ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब देखें कि इसके अंदर लेयरिंग बेसिकली है क्या। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज फॉर रेंडर। अगर मैं इसको क्लिक नहीं करता, ये भी बेसिकली एक लेयर है। यहाँ पर यार देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले मोड, यहाँ सिर्फ डिस्प्ले दे रहा है, एक लेयर है यहाँ पर। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक ही लेयर हमने बनाई हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पर जाकर दूसरी लेयर बनाऊंगा, न्यू लेयर, तो इसमें भी बेसिकली यहाँ सारी चीजें रही हैं। मैं इनको समझाता हूँ अभी कि क्या है बेसिकली। सो यहाँ पर लेयर, यहाँ पे सिर्फ ये मोड है, सिर्फ इसका डिस्प्ले मोड है, ठीक है। जो भी यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा, सपोज मैं यहाँ पर वीडियो सीक्वेंसर करता हूँ, वहाँ पर मैंने ऑडियो ऐड की थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका डिस्प्ले इसने दे दिया कि वहाँ पर आपने ऑडियो सेलेक्ट किया। तो अभी हम लेयर पे रहते हैं। तो ये बेसिकली समझ लिया आपने कि ये मोड सिर्फ डिस्प्ले मोड है। सो लेयर क्या होते हैं, मैं सबसे पहले इनकी कलेक्शन बनाता हूँ। सिंपल मैं M प्रेस करता हूँ, न्यू कलेक्शन, यहाँ पर इसको नेम देता हूँ कोई रेड, तो पहले ही है, इसको मैं करता हूँ येलो, वाई, ये ग्रीन करता हूँ, ग्रीन, ठीक है। इसकी एक नई कलेक्शन बन गई। ये बेसिकली सेम यहाँ पे इसका ऑपरेशन है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कलेक्शन एक नई आ गई है। इसके अंदर मैं से ब्लू भी हो गया, इसको मैं ग्रीन भी हो गया, और इसको मैं करता हूँ पिंक, ठीक है। ये मैंने पिंक किया और इसको मैं सिलेंडर को सिंपल क्लिक करूंगा, उसको होल्ड करूंगा लेफ्ट क्लिक से, और इसके अंदर आके मैं ड्रैग करके छोड़ दूंगा। अब इस सबकी एक अलग अलग कलेक्शन है। बेसिकली सीन कलेक्शन का एक फोल्डर है, ये जो हमारा सारे का सारा है, इसके अंदर अलग अलग सीन के कलेक्शन है। सो कैमरा और क्यूब को भी मैं यहाँ से आप देखें, इसको भी समझे क्या है। अगर तो इसको मैं सिंपल मेरे सीन के अंदर से मैं चाहता हूँ कि कैमरा और मेरा लाइट जो है वो मुझे नजर ना आए, वो डिसेबल हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल मैं आई पे प्रेस करता हूँ,
क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक, तो वो मेरा कैमरा गायब हो गया। इस तरह लाइट को मैं कहता हूँ कि ये नज़र ना आए तो मेरी लाइट भी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, इसको मैं पहले ईवी पे जाता हूँ, ईवी पे ये। सो उसके लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बिल्कुल ही मतलब मेरी कलेक्शन के अंदर से भी दोनों चीज़ें गायब हो जाए, तो उसके लिए फिल्टर है। यहाँ पर लाइट, लाइट यहाँ से चली गई है। उसके बाद यहाँ पर कैमरा भी ना हो तो कैमरा भी वहाँ से खत्म हो चुका है, मूव कर गया। मटीरियल प्रीव्यू में आते हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ लेयरिंग सिस्टम क्या है। यहाँ पर क्यूब है, क्यूब को भी मैं कोई कलेक्शन को भी नाम कर देता हूँ, उसका है रेड, रेड, ग्रीन एंड पिंक। हम समझ रहे हैं लेयर को, बेसिकली लेयर क्या है। अगर इसको मैं अब रेंडर करूंगा तो ये रेंडर नहीं होगा, इसकी एक रीज़न है कि कैमरा ने सिलेक्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कैमरे को दोबारा से वापस लाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो अब मैं अगर F क्लिक करता हूँ, एक्टिव करता हूँ कैमरे को F12 से, कंट्रोल Alt 0, F12, तो नहीं कर रहा रेंडर उसको। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी व्यू लेयर, जो मेरी लेयर है एक सबसे पहली, इसको मैंने कहा था कि ये सारी लेयर है, यहाँ से मैंने यूज फॉर रेंडर उसको नहीं किया। अगर उसको मैं यूज फॉर रेंडर करता हूँ, अब अगर F12 करता हूँ तो देखें यहाँ पर वो उसको रेंडर कर रहा है। इसी तरह से मैं इसकी नई लेयर क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ से न्यू लेयर, और उस न्यू लेयर को मैं कर देता हूँ ग्रीन, REEN, ग्रीन। ठीक है, एक और इसके अंदर पिंक है, पिंक की भी लेयर एक नई जनरेट करते हैं, इसको मैं करता हूँ पिंक। मैंने इसको पिंक किया। सो अब यहाँ पर आप समझेंगे कि लेयरिंग का बेसिकली काम क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्यूब तो है ही, सिलेक्ट पहले एक लेयर के अंदर जो व्यू लेयर है, इसको भी मैं कर देता हूँ नाम बाय नाम रेड, बाय नेम ये रेड कर दिया मैंने इसको, रेड, ग्रीन, पिंक। इस पर कौन सी लेयर है, अगर मैं ग्रीन को सिलेक्ट करूंगा सारे सिलेक्ट आपको नजर आ रही है, पिंक पे करूंगा तब भी सारी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने हाइड नहीं किया उनको। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ग्रीन और ये दोनों इस लेयर के अंदर से हाइड हो जाए। लेफ्ट क्लिक किया है मैंने, व्यू लेयर में है, डिसेबल फ्रॉम लेयर। अब आप देखें रेड की सिर्फ एक लेयर यहाँ पर क्रिएट कर दिया मैंने। अगर मैं अब इसको रेंडर करता हूँ, रेंडर सिंगल लेयर F12 करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लेयर यहाँ पर रेंडर हो रही है। सो इसी तरह से अगर मैं दूसरी लेयर पर जाता हूँ रेड से ग्रीन पर, वहाँ पर तीनों लेयर मुझे नजर आएंगी। ये देखें, अगर अब मैं F12 क्लिक करता हूँ तो तीनों प्रेस हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी सिंगल लेयर हो, तो वो है ग्रीन वाले। ठीक है, ग्रीन को किया मैंने सिलेक्ट, सॉरी इसको किया मैंने डिसलेक्ट, रेड, कंट्रोल रेड एंड पिंक। इसको मैं दोनों को यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके डिसेबल फ्रॉम राइट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डिसेबल फ्रॉम लेयर। अब यहाँ पर देखें ये मेरी ग्रीन वाली एक लेयर क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ पिंक वाली लेयर हो मेरी। सो यहाँ पर मैं रेड और ग्रीन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इन दोनों को डिसेबल कर देता हूँ इस लेयर से। अब ये मेरी तीनों एक सिंपल, आप देखेंगे कि अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, रेड, ग्रीन। यहाँ से मैं 0 प्रेस करता हूँ, वापस सेलेक्ट करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ। इसको दो तरीकों से मैं जा सकता हूँ, यहाँ से भी आप जा सकते हैं एडिट मोड के अंदर। ठीक है, एडिट मोड में आकर मैं इसको ऑब्जेक्ट को कलर करता हूँ दूसरा कलर। यहाँ से मैं इसको क्या करना था, इसको ग्रीन, ग्रीन असाइन, ये मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया। यहाँ पर क्या था, रेड, और यहाँ पर हो गया ग्रीन। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा पिंक लेयर जो है वो कलर करूँगा इसको। उससे पहले मैं टैब प्रेस करूंगा, सिंपल टैब प्रेस करने से भी मैं एडिट मोड में जा सकता हूँ, और यहाँ से भी मैं एडिट मोड में जा सकता हूँ। टैब प्रेस किया, एडिट मोड, न्यू, यहाँ मैं इसको पिंक कलर करूँगा, पिंक कलर किया मैंने, इसको असाइन किया, एंड देन मैं टैब प्रेस करता हूँ तो वापस आ जाता हूँ। अब आप देखें कि मेरे पास ऑप्शन हैं रेड, ठीक है,
यहाँ से इस लेयर में आता हूँ तो यहाँ पर मैंने दोनों को ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको यूज फॉर रेंडर कहता हूँ तो मेरे तीनों ऑब्जेक्ट को, चाहे मैंने इसकी सिंगल लेयर बना भी ली है तब भी वो तीनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रेंडर करेगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हाँ, मैंने वो पहली लेयर भी रेड में कन्वर्ट कर दी, इसलिए वो रेड में वो नहीं कर रहा। ठीक है, जितनी लेयर्स होंगी, ये बड़े सीन जब भी हम क्रिएट करते हैं उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इन फ्यूचर जब हम उसमें काम करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा लेयरिंग का इसका वर्क क्या है। तो इसी तरह से अगर आपको इसकी समझ आ गई है, फिल्टर की भी आपको समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं, कुछ और भी यहाँ पर हमारे सीन है, ये सारे हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है मेरे लिए। उसके बाद आप यहाँ पे सीन पर आए। सीन बेसिकली क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरा दूसरा सीन क्रिएट हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा बैकग्राउंड आए। ठीक है, मैं प्लेन ऐड करता हूँ, थोड़ा सा स्केल बढ़ाते हैं एंड इसको रोटेट एक्स की लोकेशन में करता हूँ, इसको मैं वाई की लोकेशन में रोटेट करता हूँ। रोटेशन एक्स, रोटेशन वाई, वाई की डायरेक्शन में मैं इसको रोटेट करता हूँ। यहाँ से मैं इसका एग्जैक्ट रोटेट करना चाहूँ तो यहाँ पर देखें, मैं वाई को 90 डिग्री में रोटेट करूँगा। ठीक है, 90 डिग्री में रोटेट हो चुका है। अब अगर मैं इसको कलर करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कलर भी करता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। ये मैंने कलर कर दिया इसको, थोड़ा सा मूव करता हूँ बैक पर। ठीक है, अब अगर मैं सीन में अपने वापस आता हूँ तो यहाँ पर आप देखें सीन बेसिकली क्या है, ये जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। इसको आपने समझा, व्यू की लेयर क्या है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, ये लाइट से रिलेटेड है, पासिस इसके क्या है, डाटा, ये सारी हम नेक्स्ट समझेंगे। ठीक है, अब सीन में बेसिकली यहाँ पर वो कह रहा है कि जो चीज़ आपने रेंडर करनी है ना, यहाँ से हम सीन सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ से व्यू लेयर में मैंने यूजफुल रेंडर किया होगा इसको, सीन के अंदर आकर मैं इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये दो सीन मेरे एट अ टाइम एक ही ब्लेंडर के अंदर, एक ही फाइल के अंदर दो सीन मैंने क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, रेंडर करने से पहले अगर मैं इसको नहीं करता, सिंपल F12 प्लस करता हूँ, तो आप देखें कि विदाउट बैकग्राउंड यहाँ पर रेंडर कर रहा है पिक्चर को। अगर मैं सीन पर जाकर अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, कैमरे के में आता हूँ, उसको थोड़ा सिलेक्ट स्केल और बढ़ाता हूँ, स्केल, पहले सीन को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, अब इसको मैं स्केल बढ़ाता हूँ तो आपको भी नजर आएगा कि मैं कर क्या बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको F12 प्रेस करता हूँ, अब देखें कि भैया बैकग्राउंड पे मैंने सीन ऐड कर दिया, एक नया सीन एक ही ब्लेंडर की फाइल के अंदर, यहाँ से मैंने नया सीन ऐड कर लिया। ठीक है, सो ये भी आपको समझ आ गया है। तो ये बेसिकली कैमरे के लिए, अगर मैं कैमरा कोई एक सेलेक्ट करूँ या दो सेलेक्ट करूँ, जितने मैं कैमरे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने सीन से रिलेटेड बेसिकली सारा कुछ है। यहाँ पर आप देखें कि ये बर्ड से रिलेटेड है। वर्ल्ड जो मेरा जितना भी वर्ल्ड है, इसमें मैं कोई कलर देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर, तो वो उससे रिलेटेड है। अभी मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ तो सारा मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। मैं यहाँ से आपको समझाना ये चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ थोड़ा ब्लू हो जाए, ब्लू हो जाएगा, उसको डार्क, यहाँ से लाइट ऑन करता हूँ ताकि आपको समझ बेहतर है। लाइट और लाइट कई का बेसिकली रेड, ये रही। मैं लाइट को ऑन करता हूँ, अब आप देखें कि मेरे वर्ल्ड का एक ब्लैक सारे का सारा, अगर इसको मैं अब F12 करता हूँ तो ये सारे शेड आएगा इसके अंदर, देख रहे हैं डार्क डार्क। सो बेसिकली ये वर्ल्ड की सेटिंग है, मैं कोई और कलर करना चाहूंगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अब F12 करता हूँ तो देखें वो यहाँ से ग्रीन हो गया, सारा मेरे वर्ल्ड की सेटिंग से रिलेटेड। स्ट्रेंथ बढ़ सकती है इसकी, कम ज़्यादा हो सकती है, जितनी मैं करना चाहूँ। सो नेक्स्ट जो है वो हमारा सीन प्रॉपर्टी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल, जो था बाई डिफॉल्ट ब्लेंडर का वही करते हैं हम, इतने का।
यहाँ पर आप देखें कि लिखा आ रहा है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है। ये जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें बेसिकली क्या चीजें आ रही हैं ये देखिए। यहाँ पर जो मैंने किया हुआ है, यहाँ पर मैंने की फ्रेम ऐड किया हुआ है एक्स लोकेशन एंड रोटेशन के अंदर, एक्स वाई एंड जी लोकेशन के अंदर मैं इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, छोटी सी एनिमेशन मैंने बनाई थी रेंडरिंग से रिलेटेड समझाने के लिए। सो इसके अंदर बेसिकली कर क्या सकता हूँ मैं, इसकी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ एक्स एंड वाई की। या आपको नजर नहीं आ रहा है, यहाँ से नजर आएगा एक्स वाई एंड सी की लोकेशन। इसको मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एनिमेट कर दूँ तीनों चीज़ों को, यहाँ पर ही एनिमेट हो चुके हैं। ये देखें, ये यहाँ तक था, उसके बाद ये एनिमेट हुआ। सो ये रोटेशन है इसकी। यहाँ पर मैंने इसकी रोटेशन चेंज की, फिर मैंने स्पेस बार प्रेस किया, फिर मैं इसको इस तरह से रोटेट करना चाहता हूँ, फिर मैंने की फ्रेम ऐड किया, फिर स्पेस बार प्रेस किया, फिर मैं जी डायरेक्शन के अंदर मूव करना चाहता हूँ, फिर मैंने की फ्रेम ऐड कर दिया, फिर मैंने प्रेस पर सॉरी स्पेस बार प्रेस किया, उसको फिर से जी डायरेक्शन के अंदर रोटेट किया। तो ये मेरी एनिमेशन से रिलेटेड है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके अंदर और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं, ये हम इन फ्यूचर समझेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप उसको खुद एनिमेट करेंगे, आपने जैसे भी उसको एनिमेट कर। ये देखिए मैंने दो जगह पे की फ्रेम ऐड किए। सो नेक्स्ट जो है इसका ऐड मॉडिफायर से रिलेटेड है। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँ कि आपको अपने को, तो कैमरे को पहले मैं मूव करता हूँ फ्रंट से। कैमरा मैंने मूव कर दिया। इसके अंदर देखें कि कितने ऐड मॉडिफायर में कितने मतलब के मॉडिफायर है, सबके अपने अपने ऑपरेशन है। ठीक है, इसमें फिजिक्स है, डिफॉर्म है, जनरेट है, मॉडिफाई है। सबसे पहले आप समझें कि मैं इसमें बेवल करना चाहता हूँ उस चीज को। ये देखें कॉर्नर पर बेवल कर दिया उसने, कॉर्नर को उन्होंने बेवल कर दिया यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर सेगमेंट ज्यादा है ताकि इसको स्मूथ करे। वो जितने सेगमेंट ज्यादा दूंगा उतने ही मेरे कंप्यूटर पर भी जोर पड़ेगा। ठीक है, उसका जो लोड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ऐड डाटा हम इसमें ऐड करते रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारे ग्राफिक कार्ड और सीपीयू पर लोड पड़ेगा, रेंडरिंग में टाइम ज्यादा लगेगा। ये देखें, ये अमाउंट है इसकी, ये इसके सेगमेंट है। तो इस तरह से हम इस पर वर्क कर सकते हैं डिफरेंट मॉडिफायर के साथ। ये भी हम इन फ्यूचर समझेंगे कि हमने इसमें काम कैसे करना। अब यहाँ पर देखें फैक्टर, इसमें मैं एक्स का एक पे है तो अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूँ जी, उसके बाद काउंट बढ़ाऊंगा तो ये इसी तरह बढ़ते रहेंगे, इसी मतलब सेटिंग्स के अंदर। तो डिफरेंट ऑपरेशन हैं इसके, जैसे भी आप इसको ऑपरेट करना चाहें। उसके बाद आप समझें कि नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यहाँ प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे। अब इसको मैं अगर एनिमेट करता हूँ तो आप देखेंगे ये विद पार्टिकल एनिमेट हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर भी डिफरेंट सेटिंग्स हैं। नंबर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 1000 से 2000 नंबर हो जाए, पार्टिकल्स के नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो उसके अलावा आप देखें यहाँ पर वेलोसिटी का ऑप्शन है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये सिर्फ आपने अपने वर्क फ्लो को खुद अपने हिसाब से चेंज करना है। ठीक है, फिजिक्स की प्रॉपर्टी में आए, यहाँ पर आपको न्यूटन का कानून बता दिया उन्होंने, जिन्हें फिजिक्स आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या इसके ऑपरेशन है पार्टिकल्स के। उसके बाद बॉइड, बॉइड्स के बाद फ्लूइड। मतलब ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको किस तरह से एनिमेट करना चाहते हैं। ठीक है,
स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम, कितने फ्रेम तक आपका ये मतलब कि पार्टिकल जो है वो डिसेबल हो जाए, वो आप सेटिंग यहाँ से करेंगे सारे के सारे। उसके बाद इसमें क्या है, काफ़ी सेटिंग्स हैं, मैं सारा अगर एक्सप्लेन करने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी फिलहाल जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही समझे, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। आप यहाँ पर नोट करें ग्रेविटी, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये हर चारों डायरेक्शन के अंदर इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। मास हम इसका बढ़ा सकते हैं यहाँ से, इतना भी हमें बढ़ाना। सो बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसके अंदर, इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह समझेंगे कि क्या क्या सेटिंग्स हैं। और इसके अलावा हम कैमरे को एनिमेट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पर अभी फिजिक्स है, तो अगर मैं प्लेन ऐड करता हूँ यहाँ पर, मैश प्लेन, इसको मैं स्केल बढ़ाता हूँ। अभी मैंने एनिमेट किया हुआ है तो मैं दूसरा ऐड करता हूँ, जी जेड डायरेक्शन के अंदर। तो डिजिट बॉडी एक्टिव से इसको मैं पैसिव करता हूँ, इसको मैं एक्टिव करता हूँ तो देखिए बेसिकली ये इसके अंदर से पास हो रहा है। अगर मैं प्लेन को भी इसी तरह एक्टिव से पैसिव करता हूँ तो वो इसके अंदर से मूव कर रहा है। अब देखें आप यहाँ पर कि वो जी एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर मैं लेके आता हूँ इसको, जी एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे आप नोट करें, यहाँ फिजिक्स से कुछ रूल है। पहले वो पास कर रहा था लेकिन अब वो पास नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मास बढ़ा सकता हूँ, एक्टिव पैसिव आपने समझा कि ये क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर, कंस्ट्रेंट है ये थोड़ी बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा कैमरा एनिमेट करके बताता हूँ बेसिकली ये क्या है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक क्या ऐड करूँ, सर्कल ऐड करता हूँ, उसको स्केल करता हूँ एंड इसको मैं जी जी लोकेशन के अंदर मूव करता हूँ। एंड देन मैं थोड़ा सा अपने इस वाले प्लेन को जी एक्स डायरेक्शन में मूव करता हूँ। इसके लिए मुझे सीन में जाना पड़ेगा, जो इसका सीन था जी एक्स डायरेक्शन। सो अब इसको किस तरह से हमने कैमरे को सिलेक्ट किया, ऐड कंस्ट्रेंट फॉलो पाथ, ठीक है। फॉलो मैंने किसको करना है, सर्कल को। कैमरा मेरा जो है वो इस सर्कल पर आ जाएगा। अभी ये मेरी लोकेशन चेंज है इसलिए यहाँ पर आया हुआ। तो कैमरे की मैंने सेलेक्ट करके इसकी लोकेशन यहाँ से 0 करनी है, सिफर। कैमरा मेरा इस पर आ चुका है सर्कल के ऊपर, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ मेरा कैमरा एनिमेट करे इस पर, क्यूब पर, ठीक है। जैसे जैसे ये मूव कर रहा है उसको साथ साथ मुझे कुछ करना ना पड़े, मेरा कैमरा खुद ही उसको एनिमेट हो जाएगा उसके साथ। इस तरह से होगा, मूवी आपको गाइड करता हूँ। कैमरा सेलेक्ट किया, ऐड कंस्ट्रेंट, एक और कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं इसके अंदर। मैं कहता हूँ ट्रैक। तो किसको ट्रैक करना है हमने, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कैमरा खुद ब खुद ट्रैक करे। तो आप देखेंगे किस वक्त आपको लाइन से शो हो रहा है। कैमरे मोड के अंदर नंबर 0 तो बिल्कुल 0 एंगल के अंदर उसको। अब देखें जैसे जैसे वो मूव करेगा साथ वाले क्यूब को कोई एनिमेट नहीं करेगा, लेकिन मेरा जहां जहां ये मूव करेगा वहां वहां मेरा कैमरा खुद ब खुद उसको अपने व्यू के अंदर कैप्चर करेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे दूसरे क्यूब को ट्रैक करे कैमरा, तो मैं सिंपल यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा, कैमरे व्यू से बाहर, सिंपल मैंने इसको यहाँ से दूसरे क्यूब को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं नंबर 0 प्रेस करके कैमरे व्यू में जाता हूँ।
स्पेस बार प्रेस करता हूँ, देखें सिर्फ इसके ऊपर वो फोकस कर रहा है। मेरे इस वाले क्यूब को फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कैमरे को एनिमेट भी कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं नंबर 0 प्रेस करता हूँ, वापस कैमरे व्यू पे आता हूँ, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। मैं दोबारा अपने क्यूब को उसी क्यूब पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कैमरे में आता हूँ, तो यहाँ पर देखें मेरा सॉरी कंस्ट्रेंट पार्ट में यहाँ से ऑफसेट है। ठीक है, इससे कैमरा मेरा मूव कर रहा है इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। इसको सिफर करता हूँ, यहाँ पर सिंपल आई प्रेस करना है मैंने, पहले फ्रेम 1 हो मेरा, यहाँ पर मैं आई प्रेस करता हूँ एंड देन मैं प्रेस करता हूँ इसको 360 डिग्री पर मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं फिर यहाँ पर आता हूँ और 360 पर यहाँ मैं इसको एक की फ्रेम और ऐड कर देता हूँ। अब आपको यहीं से नजर आ रहा होगा कि मेरा कैमरा खुद ब खुद मूव कर रहा है। ठीक है, कैमरे व्यू में जाता हूँ तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। तो ऑपरेशन है सारे टैब्स के अलग अलग। कैमरे व्यू में जाकर आप फोकल लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रेंज उसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पर्सपेक्टिव है, ऑर्थोग्राफिक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर टेक्सचर टैब, मतलब कि ये टेक्सचरिंग कर सकते हैं हम अपनी किसी भी टैब के ऊपर, उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सिंपल मैं उसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, वो होगा हमारा क्यूब ऐड करता हूँ, उसको मैं थोड़ा स्केल बढ़ाता हूँ सी डायरेक्शन के अंदर और इंटीरियर प्रूफ प्रीव्यू मोड में आते हैं हम। यहाँ मैं इसको कोई बेस कलर करता हूँ, तो बल्कि इसी तरह रहने देते हैं। टेक्सचर पेंट, यहाँ से टेक्सचर पेंट में आते हैं। अब यहाँ बाई डिफॉल्ट एक पिंक कलर वो आता है। ठीक है, तो हमने इसको टेक्सचर करना, यहाँ से टेक्सचर ऐड करेंगे, बेस कलर। ओके, यहाँ से हम एक पिक्चर ऐड करते हैं, न्यू। पहले हम यहाँ से टेक्सचर ऐड करते हैं, क्लाउड ब्लेंड। सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर मैजिक टेक्सचर। ठीक है, तो मैं मैजिक टेक्सचर यहाँ पर इसके ऊपर, यहाँ से आपको नजर आएगा। जैसे जैसे मैं ब्रश को उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो वो वहां पर वैसे वैसे वही सेम टू सेम कलर दे रहा है। ठीक है, इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये सारे के सारे इसकी सेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे जैसे जो जो सेटिंग्स आप यहाँ पर चेंज करते रहेंगे अपनी मर्जी से, ये वैसे वैसे ही यहाँ पर चेंज करेगा। यहाँ पे आप नोट करें, बेसिकली अपने ये समझना है कि ये है किस पर्पज के लिए। तो मैं चाहता हूँ इसी के ऊपर मैं दूसरा कोई और मतलब टेक्सचर देना चाहूँ, तो मैं वो भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। ये देखें, टेक्सचर पेंटिंग बेसिकली यहाँ पर हमने टेक्सचर को पेंट करना है अपने चारों क्यूब के फेसेस के ऊपर। यहाँ पर आपको अगर लाइट का सोर्स नजर आए, क्यूब मैंने बहुत बड़ा कर दिया, तो आपको वाज़े तौर पर नजर आएगा कि ये बेसिकली है क्या। यहाँ मैं ऐड करता हूँ एक लेआउट में जाकर, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये मटेरियल प्रीव्यू था और ये रेंडरिंग है, ये इंटीरियर प्रीव्यू है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं बेसिकली क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। टेक्सचर पेंटिंग में हम बहुत सारी सेटिंग्स भी हैं इसकी, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं जो हमें यहाँ पे प्रीव्यू में नजर आ रहा है। ठीक है, जैसा हम चाहेंगे वैसा हम सेटिंग करेंगे और जो भी हमने कलर करना है इसके अंदर कलरिंग की ऑप्शन भी होती है, ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, RGB कलर्स, रेड ग्रीन एंड ब्राउन। उसके बाद ब्लेंड मोड है इसके अंदर, F2 नॉइज है,
मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं, आपने खुद इसको सिलेक्ट करना है जैसे जैसे आप इस पर कर सकते हैं। हर टेक्सचर में अपने अलग अलग फीचर्स हैं, आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम टेक्सचर पेंट में जाते हैं। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसके दूसरे पेज के ऊपर ये टेक्सचर हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा टेक्सचर डालो। इन फ्यूचर समझेंगे कि हमने किस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना। ये एक आप ये कह लें कि ये मार्बल का टेक्सचर है। ये मैंने इसके ऊपर एक टेक्सचर लिया था। प्रीव्यू मोड में आप जाकर इसका व्यू देख सकते हैं, एक मार्बल का टेक्सचर, ठीक है जी। ये देखें दो अलग अलग टेक्सचर। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई और चेंज हो जाए, तो वो जो भी मैं चेंज करना चाहूँ तो उसके ऊपर चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। F2 है इसके अंदर, F4 है, 5 है, काफी है। इसके अंदर यहाँ पे वॉर्न टेक्सचर है, यहाँ पे मैं वॉर्न टेक्सचर कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि वॉर्न टेक्सचर बेसिकली क्या है। तो यहाँ से हम अपने टेक्सचर कर सकते हैं चीज़ों को, कुछ भी हम टेक्सचर करना चाहेंगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इस सीन के अंदर हमने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो आज का हमारा ट्यूटोरियल सिर्फ यही था कि हमने प्रॉपर्टी एडिटर से रिलेटेड समझना था, हमने उसका ओवर रिव्यू करना था। इसमें एक ये चीज़ रह चुकी है, टेक्सचर पेंटिंग। ये बेसिकली मटेरियल आपको नजर आ रहा होगा, मटेरियल प्रॉपर्टीज है, मतलब ये मैं कलरिंग वगैरह करता हूँ तो हम यहाँ पर उसकी सेटिंग है सारी। अब मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइट ऐड करता हूँ, क्यूब को डिलीट करते हैं, लाइट ऐड है। प्लेन को मैं वो कलर करता हूँ यहाँ से येलो। अब देखें यहाँ पर किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं है इसके अंदर। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मेटेलिक कर दूँ, देखें यहाँ पर फर्क होगा, ठीक है। इसकी रफनेस को अगर मैं डाउन कर दूंगा और लाइट, इसकी कहाँ पर है लाइट, ये लाइट, लाइट को अप करता हूँ और लाइट की स्ट्रेंथ को मैं बढ़ाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं सनलाइट ले आता हूँ, स्पॉट एरिया लाइट। एरिया लाइट को मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ और यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ये देखिए आप इसमें, इसके अंदर आप सारी नजर आ रहा है आपको। अब मैं इसको थोड़ा सा मटेरियल प्रीव्यू में जाकर मेटेलिक को ऑफ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर अब रिफ्लेक्शन है लाइट की, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये सेटिंग्स है यहाँ पर काफी, जो भी आप करना चाहें। ये रेफरेंस को कम ज्यादा करूंगा तो वो ये देखें, इमिशन सेटिंग भी इसके अंदर है। मैं अगर चाहूँ इमिट करना चाहूँ अपने सर्फेस को, तो यहाँ से मैं इसकी इमिशन भी बढ़ा सकता हूँ, स्ट्रेंथ है इसकी। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को, अपने सीन को बेहतर तरीके में मतलब डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं। सो थैंक यू आज के ट्यूटोरियल सीरीज को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय।